सभी व्यूवर्स को रविशंकर का नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जो कि विलियम शेक्सपियर का एक नावल है, एक रोमांटिक कॉमेडी है, जो एम ए प्रीवियस पेपर सेकंड का तीसरा नावल है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी शेक्सपियर के द्वारा लिखित है और इसमें 4 वर्ल्ड्स के बारे में बात करी गई है। सबसे पहले हम इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है थीसियस जो कि एथेंस का ड्यूक है। एजियस नाटक की नायिका हर्मिया का पिता है। लिसेंडर नाटक का नायक तथा हर्मिया का प्रेमी है। हर्मिया भी उससे प्रेम करती है। डेमेट्रियस जो कैरेक्टर दिया गया है वो भी हर्मिया से प्रेम करता है तथा उससे विवाह करना चाहता है। फिलोस्ट्रेट राजमंत्री हैं जो मनोरंजन आदि के आयोजन का कार्यभार संभालते हैं। क्वींस एक बढ़ई है जो अभिनय एवं नाटक में रुचि लेता है। स्नग एक कुशल बढ़ई है जो अभिनय एवं नाटक में रुचि लेता है। और जो नेक्स्ट कैरेक्टर दिया गया है वो है बॉटम, एक जुलाहा है जो अभिनय एवं नाटक में रुचि लेता है। वह नाटक के प्रमुख पात्रों में से एक है। वह सोचता है कि वह सभी पात्रों का अभिनय अन्य की अपेक्षा बेहतर ढंग से कर सकता है। नेक्स्ट दिया गया कैरेक्टर जो स्नाउट का है, एक ठठेरा है जो अभिनय एवं नाटक में रुचि लेता है। और नेक्स्ट जो है वो है हिप्पोलिटा अमेजन्स की रानी है। यह ड्यूक थीसियस की मंगेतर है। हर्मिया नाटक की नायिका एवं एजियस की पुत्री है जो लिसेंडर से प्रेम करती है। हेलेना नाटक की सह नायिका है जो डेमेट्रियस से प्रेम करती है। वह नेदार की बेटी है। ओबेरॉन परियों का राजा है। टिटैनिया परियों की रानी है। पंक एंड रॉबिन गुडफेलो राजा ओबेरॉन का सेवक है। यह एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें 4 संसार प्रस्तुत किए गए हैं। रोमांटिक संसार, इसमें लिसेंडर, हर्मिया, डेमेट्रियस तथा हेलेन की प्रेम कहानी है। शाही संसार, इसमें ड्यूक थीसियस तथा हिप्पोलिटा की प्रेम कहानी है। परी संसार, इसमें राजा ओबेरॉन, रानी टिटैनिया तथा पंक की कहानी है। निम्न संसार, इसमें समाज के निम्न वर्गीय लोग हैं। इनमें बॉटम प्रमुख है। यह शेक्सपियर की नाट्यकला है कि ये सभी संसार एक दूसरे से जुड़े दिखाई देते हैं। इस कार्य में थीसियस तथा बॉटम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एजियस अपनी पुत्री हर्मिया के विरुद्ध शिकायत करता है कि वह पिता के द्वारा चुने गए युवक डेमेट्रियस से विवाह के लिए तैयार नहीं है। ड्यूक के पूछने पर हर्मिया बताती है कि वह लिसेंडर से शादी करना चाहती है। ड्यूक चेतावनी देता है कि हर्मिया को या तो मरना होगा या जीवन भर अविवाहित रहना होगा। लिसेंडर व हर्मिया एथेंस त्याग जंगल में चले जाते हैं। डेमेट्रियस उनका पीछा करता है तथा हेलेन को साथ आने पर फटकारता है। ओबेरॉन को हेलेन से सहानुभूति होती है और वह पंक से डेमेट्रियस की आंखों में जादुई रस डालने के लिए कहता है। पंक गलती से लिसेंडर की आंखों में रस डाल देता है और लिसेंडर हेलेन से प्यार करने लगता है। गलती दूर करने के लिए पंक लिसेंडर की आंखों में भी रस डाल देता है और वह भी हेलेन से प्यार करने लगता है। यहाँ पर सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। यह बॉटम का सौभाग्य है कि टिटैनिया को दंड देने के लिए उसका चुनाव किया जाता है। पंक बॉटम के सिर पर गधे का सिर लगा देता है। बॉटम का गाना सुनकर टिटैनिया आँख खोलती है और उससे प्यार करने लगती है। अंत में ओबेरॉन रस का प्रभाव समाप्त कर देता है। इस प्रकार यह नाटक रोचक दृश्यों परिस्थितियों से भरपूर है। तो एक्ट और सीन वाइज एक्सप्लेनेशन हिंदी में शुरू करते हैं। एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट। यह दृश्य थीसियस के राजमहल में एथेंस से प्रारंभ होता है। थीसियस अपनी प्रेमिका हिप्पोलिटा से बात कर रहा है। थीसियस अपनी प्रेमिका हिप्पोलिटा से कहता है कि उनके विवाह में अब अधिक समय शेष नहीं है। केवल 4 दिन बाद उन्हें विवाह बंधन में बंध जाना है। तब वे चंद्रमा को एक नए रूप में देखेंगे। न जाने क्यों उसे ऐसा महसूस होता है कि चांद बहुत धीमे धीमे चल रहा है और उसकी इच्छा पूर्ति में बाधक हो रहा है। यह उस सौतेली माँ तथा विधुर के समान है जिसके कारण एक नौजवान को उसकी संपत्ति मिलने में विलंब होता है। हिप्पोलिटा उसे आश्वस्त करती है कि ये 4 दिन उसे धैर्यपूर्वक व्यतीत करने चाहिए। 4 दिन और 4 रात
कटते ही उनके मधुर स्वप्न यथार्थ में बदल जाएंगे। वह मधुर दिन आ जाएगा जब उनका विवाह होगा। थीसियस फिलोस्ट्रेट को आदेश देता है कि एथेंस के सभी नौजवानों को मनोरंजन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उनके मनोरंजन में इतनी अधिक प्रसन्नता होनी चाहिए कि दुख का लेश मात्र भी दिखाई ना दे। किसी का भी चेहरा निराश नहीं दिखाई देना चाहिए। थीसियस हिप्पोलिटा को याद दिलाता है कि वह तलवार की नोक पर उसे जीत कर लाया है। इसमें हिप्पोलिटा के कुछ संबंधी घायल भी हुए हैं। थीसियस चाहता है कि हिप्पोलिटा के साथ उसका विवाह पूरी शानो शौकत के साथ हो। थीसियस एजियस के आने का कारण पूछता है। एजियस कहता है कि वह अपनी पुत्री हर्मिया की शिकायत लेकर आया है। एजियस डेमेट्रियस की ओर संकेत करके कहता है कि उसने यह युवक हर्मिया के लिए वर के रूप में चुना है, किंतु लिसेंडर नाम एक अन्य युवक जादू टोना करके उनकी पुत्री के हृदय को जीत रहा है। वह आरोप लगाता है कि लिसेंडर ने उसकी पुत्री को फुसलाने के लिए अनेक प्रकार के गीत गाए हैं, प्रेम उपहार दिए हैं और चांदनी रात में हर्मिया की खिड़की के नीचे आकर उसे पुकारा है। इसका परिणाम यह है कि हर्मिया अपने पिता का कहना नहीं मानती। एजियस ड्यूक से निवेदन करता है कि यदि हर्मिया डेमेट्रियस से विवाह करने को राजी न हो तो राज्य के कानून के अनुसार हर्मिया को दंड दिया जाए। पिता होने के कारण उसे अपनी पुत्री के भाग्य का निर्णय करने का अधिकार है। या तो हर्मिया को उसकी पसंद के युवक से शादी करना चाहिए, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। थीसियस हर्मिया से बुद्धिमानी पूर्वक कार्य करने को कहता है। हर्मिया को जानना चाहिए कि उसका पिता उसके लिए ईश्वर के समान है। उसकी सुंदरता उसे अपने पिता से प्राप्त हुई है। अपने पिता के लिए वह एक मोम की गुड़िया के समान है, जिसे उसका पिता अपनी इच्छा से नष्ट भी कर सकता है। डेमेट्रियस एक योग्य पुरुष है एवं हर्मिया को उससे विवाह कर लेना चाहिए। हर्मिया यह कहकर विरोध करती है कि लिसेंडर भी एक योग्य पुरुष है। थीसियस का तर्क है कि एजियस लिसेंडर को पसंद नहीं करता। हर्मिया इच्छा करती है कि उसका पिता उसके दृष्टिकोण से लिसेंडर को देखे। थीसियस सुझाव देता है कि हर्मिया को अपने पिता के दृष्टिकोण को वरीयता देनी चाहिए। हर्मिया क्षमा याचना करती है। प्रेम की शक्ति ने उसे इतना मुखर कर दिया है कि लाज त्याग कर उस सबके सम्मुख वह इस प्रकार अपने विचार व्यक्त कर सकती है। वह जानना चाहती है कि यदि वह डेमेट्रियस से विवाह न करे तो अधिक से अधिक उसे क्या दंड दिया जा सकता है। थीसियस हर्मिया को बताता है कि उस दशा में हर्मिया को या तो जीवन त्यागना होगा अथवा मानव समाज से अपने आप को अलग कर लेना होगा। अतः हर्मिया को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए और अपनी भावनाओं का परीक्षण करना चाहिए कि क्या वह एक नन के कठोर जीवन का यापन कर सकेगी। उसे एक अंधेरी कोठरी में रहते हुए अविवाहित जीवन व्यतीत करना होगा। चांदनी रात में प्रार्थनाएं गानी होंगी। वे लोग असाधारण होते हैं जो अपनी इच्छाओं पर इतना अधिक नियंत्रण कर पाते हैं। उनका पूरा जीवन एक तीर्थ यात्रा की तरह व्यतीत होता है। फिर भी सांसारिक दृष्टिकोण से उन्हीं महिलाओं को भाग्यवान माना जाता है जो एक गुलाब के फूल की तरह अपना रूप रंग एवं सुगंध अपने बच्चों के रूप में समाज को प्रदान करती हैं। वे महिलाएं अभागी मानी जाती हैं जो कांटों के बीच में घिरी हुई एक गुलाब की तरह अविवाहित जीवन बिताते हुए एक ही स्थान पर जीवन व्यतीत करके मर जाती हैं। हर्मिया घोषणा करती है कि एकाकी जीवन व्यतीत करते हुए एक नन की तरह मरने के लिए वह तैयार है, किंतु वह उस व्यक्ति के साथ विवाह नहीं करेगी जिसके प्रति उसके मन में प्रेम नहीं है। थीसियस हर्मिया को सलाह देता है कि इस विषय पर वह कुछ और विचार करे और अगले सप्ताह में थीसियस के विवाह वाले दिन तक वह निर्णय कर ले कि अपने पिता की अवज्ञा करके वह मरना चाहती है, डेमेट्रियस से विवाह करना चाहती है अथवा एक नन के रूप में जीवन जीना चाहती है। डेमेट्रियस हर्मिया से अनुरोध करता है कि वह लिसेंडर को त्याग दे। लिसेंडर सलाह देता है कि एजियस डेमेट्रियस को पसंद करता है, अतः डेमेट्रियस को एजियस से विवाह कर लेना चाहिए ताकि हर्मिया लिसेंडर से विवाह कर सके। एजियस लिसेंडर को फटकारता है और कहता है कि वह अपनी सारी संपत्ति डेमेट्रियस को दे देगा। लिसेंडर कहता है कि उसकी आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक सम्मान डेमेट्रियस से कम नहीं है,
हर्मिया भी उससे प्रेम करती है। डेमेट्रियस हर्मिया के प्रेम से वंचित है। डेमेट्रियस की प्रेमिका तो नेदार की पुत्री हेलेना है। हेलेना भी डेमेट्रियस से प्रेम करती है, अतः उन दोनों का विवाह उचित होगा। थीसियस स्वीकार करता है कि इस मामले पर उसने दोनों पक्षों के तर्क सुन लिए हैं, किंतु वह अपने निजी मामले में इतना अधिक व्यस्त है कि उसे अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा। वह डेमेट्रियस तथा एजियस से एक व्यक्तिगत कार्य के लिए अपने साथ चलने के लिए कहता है। उसके अनुसार हर्मिया को अपने पिता की इच्छा पर विचार करना चाहिए, अन्यथा एथेंस के कानून के अनुसार उससे या तो मरना होगा या एक नन के रूप में जीना होगा। वह हिप्पोलिटा से प्रसन्न होने के लिए कहता है। लिसेंडर पूछता है कि हर्मिया के गाल पीले क्यों पड़ गए हैं। गुलाबों को इतनी तेजी से नहीं मुरझाना चाहिए। हर्मिया सोचती है कि पानी की कमी है, जिसकी पूर्ति वह आंसू बहाकर करेगी। लिसेंडर बताता है कि उसने इतिहास में या कथाओं में यह कभी नहीं पढ़ा कि प्रेम का रास्ता बाधाओं से मुक्त रहा हो। समस्याएं अनेक प्रकार की आती हैं। कभी तो प्रेमियों की जाति में अंतर होता है, एक ही जाति ऊंची होती है और दूसरी की नीची। हर्मिया कहती है कि कोई भी जाति इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए कि नीची जाति को गले न लगा सके। लिसेंडर बताता है कि आयु में अंतर होना भी बाधा उत्पन्न करता है। हर्मिया कहती है कि किसी की भी आयु इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसका विवाह युवा से हो सके। लिसेंडर के अनुसार मित्रों की पसंद भी समस्या उत्पन्न करती है। हर्मिया इसे अनुचित बताती है कि प्रेम भी दूसरों की पसंद से किया जाए। लिसेंडर दावा करता है कि यदि चुनाव के प्रति सहानुभूति होती है तो भी प्रेमियों को अलग करने के लिए युद्ध, मृत्यु और बीमारियां सक्रिय हो जाती हैं। ये प्रेम को इतना अधिक क्षणिक बना देती हैं जैसे कि अंधेरी रात में चमकने वाली बिजली जो चमकने के साथ ही नष्ट हो जाती है। हर्मिया निष्कर्ष निकालती है कि प्रेमियों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना भाग्य का नियम है। इस दशा में उन्हें धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि यह बाधा तो सभी के जीवन में आती है। यह उसी प्रकार है जैसे कि प्रेमियों का जीवन विचार, स्वप्न, आहों, आशाओं तथा आंसुओं से भरा होता है। लिसेंडर हर्मिया को बताता है कि उसकी एक विधवा मौसी बहुत अमीर है, किंतु उसके कोई संतान नहीं है। वह एथेंस से 7 लीग दूर पर रहती है तथा लिसेंडर को पुत्र के समान प्रेम करती है। वहां जाकर वे दोनों विवाह कर सकते हैं और आराम से रह सकते हैं, क्योंकि एथेंस के कानून वहां लागू नहीं होते हैं। इसके लिए कल रात हर्मिया को अपने पिता का घर त्याग देना चाहिए। नगर से 1 लीग की दूरी पर जंगल में लिसेंडर तथा उस स्थान पर हर्मिया की प्रतीक्षा करेगा जहां पर मई दिवस पर हेलेन तथा हर्मिया उससे पहली बार मिले थे। हर्मिया वहां मिलने का वादा करती है। हर्मिया हेलेना से पूछती है कि इतनी तेजी से वह कहाँ जा रही है। हेलेना शिकायत करती है कि हर्मिया उसे सुंदर क्यों कहती है, जबकि डेमेट्रियस हेलेना को सुंदर नहीं कहता। वह तो हर्मिया की सुंदरता का दीवाना है। डेमेट्रियस के अनुसार हर्मिया की आंखें तारों की तरह चमकती हैं और उसकी आवाज़ लार्क पक्षी के गीत की तरह मधुर है। जब खेतों में गेहूं की फसल खड़ी होती है, गुलाब की कलियां खिल रही होती हैं, चरवाहे लार्क का गीत सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। हेलेना चाहती है कि उसे हर्मिया की सुंदरता मिल जाए, उसकी आंखें हर्मिया की आंखों की तरह चमकें और उसकी आवाज़ में भी गीतों की मधुरता आ जाए। उस दशा में वह डेमेट्रियस का हृदय जीत लेगी। हर्मिया कहती है कि वह तो डेमेट्रियस की ओर गुस्से से देखती है, फिर भी वह उससे प्रेम करता है। हेलेन अभागी है, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट पर डेमेट्रियस गुस्सा हो जाता है। हर्मिया जितना ही अधिक डेमेट्रियस से घृणा करती है, वह उतना ही उसका पीछा करता है। हेलेना शिकायत करती है कि वह जितना अधिक डेमेट्रियस से प्रेम करती है, डेमेट्रियस उससे उतनी ही घृणा करता है। हर्मिया उसे डेमेट्रियस का दोष बताती है, किंतु हेलेना इसके लिए हर्मिया की सुंदरता को कोसती है। हर्मिया यह कहकर हेलेना को दिलासा देती है कि भविष्य में डेमेट्रियस कभी उसका चेहरा नहीं देख पाएगा, क्योंकि वह लिसेंडर के साथ एथेंस छोड़कर चली जाएगी। जब तक हर्मिया ने लिसेंडर को नहीं देखा था, एथेंस उसे स्वर्ग जैसा लगता था, किंतु अब तो एथेंस नरक जैसा हो गया है। लिसेंडर हेलेना को बताता है कि किस प्रकार रात को वह हर्मिया के साथ एथेंस त्याग देगा। हर्मिया हेलेना को बताती है कि लिसेंडर उसकी प्रतीक्षा उस गुलबाड़ी में करेगी जहां हर्मिया और हेलेना कई घंटे तक बातें करती रहती थीं।
जब लिसेंडर एवं हर्मिया चले जाते हैं तो हेलेना सोचती है कि वे दोनों बहुत प्रसन्न हैं। वह दावा करती है कि एथेंस के सभी लोग उसे हर्मिया के समान सुंदर मानते हैं, किंतु इसका कोई लाभ नहीं है क्योंकि डेमेट्रियस उसे सुंदर नहीं मानता। वह तो हर्मिया की आंखों का दीवाना है। प्रेमी सदैव मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं। वे उन वस्तुओं के पीछे पागल हो जाते हैं जो निम्न, असुंदर एवं गुणहीन होती हैं। प्रेम के पागलपन में वह उन्हीं वस्तुओं को अत्यंत सुंदर एवं सम्मानित मानने लगते हैं। यह सत्य है कि प्रेम आँखों से नहीं मन से देखता है, इसलिए प्रेम का देवता क्यूपिड अंधा बताया जाता है। एक प्रेमी का मन सही निर्णय नहीं ले पाता, जल्दबाजी में वह विचारहीनता से निर्णय लेता है, इसलिए क्यूपिड को एक बालक माना गया है क्योंकि वह प्रायः धोखा खा जाता है। डेमेट्रियस को प्रसन्न करने के लिए वह निर्णय लेती है कि हर्मिया के एथेंस त्यागने की बात उसे अविलंब बताएगी। धन्यवाद। एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में आप सबका स्वागत है। क्वींस अपने मित्रों को बताता है कि ड्यूक के विवाह के अवसर पर वे सभी ड्यूक तथा डचेस के सामने एक नाटक का मंचन करेंगे। इस नाटक में पायरमस तथा थिस्बी की दुखद मृत्यु को प्रदर्शित किया गया है। बॉटम कहता है कि यह नाटक अत्यंत ही उत्तम एवं पीटर क्वींस को सूची के अनुसार सभी अभिनेताओं को बुलाना चाहिए। क्वींस कहता है कि निक बॉटम पायरमस की भूमिका करेगा। पायरमस एक प्रेमी है जो प्रेम में अपनी हत्या कर लेता है। बॉटम दावा करता है कि अपने प्रभावशाली अभिनय से वह दर्शकों को रोने के लिए मजबूर कर देगा। वह दर्शकों के हृदय में तूफान ला देगा, किंतु उसकी रुचि किसी वीर योद्धा का अभिनय करने की है। क्वींस बताता है कि थिस्बी का अभिनय फ्लूट को करना है। पायरमस थिस्बी से प्रेम करेगा, अतः फ्लूट को अधिक से अधिक बारीक आवाज़ में बोलना होगा। बॉटम कहता है कि अपना चेहरा छिपाकर वह थिस्बी की भूमिका दक्षता के साथ निभा सकता है। क्वींस स्टार वेलिंग से थिस्बी की मां की भूमिका निभाने के लिए कहता है। टॉम स्नाउट को पायरमस के पिता की भूमिका करनी है। वह स्वयं थिस्बी के पिता की भूमिका करेगा। स्नप को शेर का अभिनय करना है। स्नप पूछता है कि शेर के संवाद अगर लिख गए हों तो उसे दे दिए जाएं। क्वींस कहता है कि शेर को संवाद नहीं बोलने हैं, केवल दहाड़ना है। क्वींस को भय है कि यदि वह जोर से दहाड़ा तो डचेस तथा अन्य महिलाएं डरकर चीखने लगेंगी। इसके लिए कलाकारों को दंडित किया जाएगा। बॉटम दावा करता है कि यदि महिलाएं पागल हो गईं तो कलाकार फांसी पर चढ़ा दिए जाएंगे। बॉटम दावा करता है कि वह इतनी मधुर आवाज़ में दहाड़ सकता है जैसे कि कोई चिड़िया चहचहा रही हो। क्वींस कहता है कि बॉटम को केवल पायरमस की भूमिका करनी है। क्वींस सभी से निवेदन करता है कि नगर से लगभग 1 मील दूर जंगल में चांदनी रात में वे सभी नाटक की तैयारी के लिए एकत्रित हों। धन्यवाद। एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट में आप सबका स्वागत है। दृश्य का प्रारंभ एथेंस के निकट एक जंगल में होता है। पग एक परी से उसके भ्रमण के विषय में पूछता है। परी बताती है कि वह परियों की रानी टिटेनिया की सेविका है। पग उसे सूचित करता है कि परियों का राजा ओबेरॉन आज रात मनोरंजन करेगा, किंतु रानी को वहां नहीं आना चाहिए क्योंकि रानी ने एक भारतीय राजा के प्यारे बच्चे को चुराकर ओबेरॉन को नाराज कर दिया है। ओबेरॉन उस बच्चे को प्राप्त करना चाहता है। परी दावा करती है कि पग एक शरारती आत्मा है जिसे रॉबिन गुडफेलो भी कहा जाता है। पग गांव की लड़कियों को डराता है, रात में घूमने वालों को रास्ता भटकाता है और उनकी हानि पर हंसता है। पग स्वीकार करता है कि वह रात्रि को प्रसन्नता में घूमता है। वह ओबेरॉन का विदूषक है और उसे प्रसन्न रखता है। तभी वह देखता है कि उसका स्वामी ओबेरॉन आ रहा है। परी देखती है कि उसकी रानी टिटेनिया आ रही है। ओबेरॉन टिटेनिया को घमंडी कहता है और टिटेनिया उसे ईर्ष्यालु कहती है। टिटेनिया बताती है कि वह थीसियस को उसके विवाह पर आनंद एवं संपन्नता का आशीर्वाद देने जा रही है। ओबेरॉन आरोप लगाता है कि टिटेनिया थीसियस से प्रेम करती है और हिप्पोलिटा को देखने जा रही है। टिटेनिया कहती है कि ईर्ष्या के कारण ओबेरॉन यह झूठे आरोप लगा रहा है। ओबेरॉन टिटेनिया से वह बच्चा वापस मांगता है, किंतु टिटेनिया इनकार कर देती है। ओबेरॉन पूछता है कि उस जंगल में टिटेनिया कितनी देर तक रहेगी। टिटेनिया बताती है कि थीसियस के विवाह के बाद वह लौट जाएगी। वह ओबेरॉन को नाचने के लिए आमंत्रित करती है। ओबेरॉन इस शर्त पर राजी है कि वह बच्चा उसे वापस कर दिया जाए, किंतु टिटेनिया किसी भी कीमत पर बच्चा वापस करने के लिए तैयार नहीं है।
टिटेनिया चली जाती है, किंतु ओबेरॉन टिटेनिया को दंड देने का निर्णय ले लेता है। वह पग से उस स्थान पर जाने के लिए कहता है जहाँ पर क्यूपिड की बिजली गिरी थी। यह एक छोटा पश्चिमी फूल था जो दूध की तरह सफ़ेद था, किंतु प्रेम के घाव ने इसे बैंगनी कर दिया था। लड़कियां इसे लव इन आइडलनेस कहकर पुकारती हैं। यह फूल ओबेरॉन ने पग को एक बार दिखाया था और पग को यह फूल लेकर आना है। सोती हुई आंखों में इसका रस डाल देने पर यह प्रभाव होता है कि आंख खुलने पर सामने जिसे भी पाती हैं उस पर मोहित हो जाती हैं। पग को यह फूल जल्दी से जल्दी लाना है। पग दावा करता है कि वह 40 मिनट में पूरी धरती का चक्कर लगा सकता है। ओबेरॉन चाहता है कि जब टिटेनिया सो रही हो वह उसकी आंखों में यह रस डाल दे। जब वह जागेगी तो उसके सामने चाहे शेर हो, भालू हो, भेड़िया हो या लंगूर हो, वह उस पर मोहित हो जाएगी और पागलों की तरह उससे प्रेम करेगी। जब टिटेनिया उसे वह बच्चा वापस कर देगी तो एक दूसरी जड़ी बूटी की सहायता से वह उसकी आंखों से यह जादुई प्रभाव समाप्त कर देगा। तभी हेलेना डेमेट्रियस का पीछा करते हुए वहां आती है। ओबेरॉन अदृश्य है तथा उन दोनों का वार्तालाप सुनना चाहता है। डेमेट्रियस दावा करता है कि वह हेलेना से प्रेम नहीं करता, इसलिए हेलेना को उसके पीछे नहीं आना चाहिए। वह लिसेंडर एवं हर्मिया के विषय में पूछता है। वह लिसेंडर की हत्या करना चाहता है क्योंकि वह हर्मिया से प्रेम करता है और हर्मिया के प्रेम ने डेमेट्रियस को घायल कर दिया है। हेलेना ने बताया था कि लिसेंडर व हर्मिया जंगल में हैं, किंतु उसे वे जंगल में नहीं मिले हैं। हेलेना को उसके पीछे नहीं आना चाहिए। हेलेना दावा करती है कि वह डेमेट्रियस के पीछे आने के लिए मजबूर है। हेलेना का हृदय लोहे की तरह चुंबक की ओर खींचा जा रहा है। यदि डेमेट्रियस उसे आकर्षित करना बंद कर दे तो हेलेना चली जाएगी। डेमेट्रियस कहता है कि उसने कभी भी हेलेना को अपने साथ नहीं बांधा है। उसने कभी हेलेना की सुंदरता की प्रशंसा नहीं की है और स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि वह उससे प्रेम नहीं करता। हेलेना कहती है कि फिर भी वह डेमेट्रियस से बहुत अधिक प्रेम करती है। डेमेट्रियस चाहे तो उसे एक कुत्ते की तरह धुतकार सकता है, किंतु फिर भी वह उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। प्रेम में इससे अधिक हीन स्थान वह अपने लिए नहीं मांग सकती। डेमेट्रियस चेतावनी देता है कि हेलेना उसकी नफरत को और अधिक बढ़ाने का प्रयास न करे। हेलेना को देखते ही उससे उबकाई आती है। हेलेना दावा करती है कि जब तक वह डेमेट्रियस को न देख ले तो उसकी तबीयत सही नहीं होती। डेमेट्रियस कहता है कि हेलेना अपने को अत्यधिक शालीन बनने का प्रयास ना करे। नगर से दूर उसने अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया है जो उससे प्रेम नहीं करता। हेलेना को यह भी परवाह नहीं है कि देर रात में एक निर्जन स्थान पर उसके सम्मान के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। हेलेना कहती है कि डेमेट्रियस के गुण उसकी सुरक्षा हैं। जब वह डेमेट्रियस का चेहरा देखती है तो उसे रात महसूस नहीं होती। डेमेट्रियस के साथ उसे जंगल में अकेलापन नहीं लगता क्योंकि वही उसका पूरा संसार है। डेमेट्रियस चेतावनी देता है कि वह हेलेना को जंगली जानवरों के बीच छोड़कर चला जाएगा। हेलेना कहती है कि एक जंगली जानवर का हृदय भी डेमेट्रियस से अधिक निष्ठुर नहीं हो सकता। डेमेट्रियस चेतावनी देता है कि हेलेना उसके गुणों पर अधिक विश्वास ना करे। ऐसा स्थान पर वह कोई भी अपराध कर सकता है। हेलेना आरोप लगाती है कि अपराध करने वाले के लिए मंदिर, नगर, मैदान एवं जंगल में कोई अंतर नहीं होता। डेमेट्रियस को सोचना चाहिए कि एक नारी एक पुरुष की तरह अपने प्रेम का दावा नहीं कर सकती। ओबेरॉन हेलेना के प्रति सहानुभूति महसूस करता है। पग फूल लाकर ओबेरॉन को दे देता है। इसके रस से वह टिटेनिया की आंखों को भयानक कल्पना से भरना चाहता है। वह पग से कहता है कि एथेंस की एक नारी एक युवक से प्रेम में दुखी है। पग को उस युवक की आंखों में यह रस डाल देना चाहिए ताकि वह उस नारी से प्रेम करने लगे। एथेंस की पोशाक पहने हुए वह आदमी आसानी से पहचान में आ जाएगा। धन्यवाद। एक्ट सेकंड सीन सेकंड में आप सबका स्वागत है। जंगल के दूसरे भाग में टिटेनिया परियों का संगीत सुन रही है। गीत सुनते सुनते वह सो जाती है। ओबेरॉन फूल का रस टिटेनिया की आंखों में डाल देता है। ओबेरॉन का दावा है कि आंख खुलने पर टिटेनिया जिससे भी देखेगी उससे प्रेम करने लगेगी, चाहे उसे बिल्ली या भालू ही दिखाई दे। लिसेंडर तथा हर्मिया यात्रा करते हुए थक गए हैं। लिसेंडर स्वीकार करता है कि वह रास्ता भटक गया है और आराम करना चाहता है। हर्मिया उससे एक अलग बिस्तर तलाश करने के लिए कहती है। वह वहाँ पर आराम करना चाहती है।
वह लिसेंडर के साथ सोना नहीं चाहती। पक लिसेंडर तथा हर्मिया को गहरी नींद में सोता हुआ पाता है। वह सोचता है कि ओबेरॉन ने लिसेंडर की आंखों में रस डालने के लिए कहा है। इस प्रकार गलती से वह लिसेंडर की आंखों में रस डाल देता है। डेमेट्रियस तथा हेलेना दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं। हेलेना को अकेला छोड़कर डेमेट्रियस चला जाता है। आकर्षक आंखों वाली हर्मिया से हेलेना ईर्ष्या करती है। लिसेंडर को जमीन पर सोया देखकर वह उसे जगाने का प्रयास करती है। जागने पर रस के प्रभाव में लिसेंडर हेलेना से प्रेम करने लगता है। हेलेना को पाने के लिए वह डेमेट्रियस की हत्या करने के लिए भी तैयार है। हेलेना लिसेंडर से निवेदन करती है कि वह हर्मिया से प्रेम करे। लिसेंडर दावा करता है कि वह हर्मिया को पाकर संतुष्ट नहीं हो सकता। वह उन ऊब भरे क्षणों के लिए पश्चाताप करता है जो उसने हर्मिया के साथ व्यतीत किए हैं। हर्मिया के स्थान पर वह हेलेना से प्रेम करता है। वह दावा करता है कि कोई भी कबूतरी को छोड़कर कौवे को प्रेम नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति की इच्छा उसके विवेक से संचालित होती है और लिसेंडर का विवेक कहता है कि हेलेना हर्मिया से बेहतर है। हेलेना सोचती है कि लिसेंडर उसका उपहास कर रहा है। उसे दुख होता है कि वह लिसेंडर को एक सज्जन व्यक्ति मानती रही है। लिसेंडर घोषणा करता है कि हर्मिया में उसकी कोई रुचि नहीं है। उसके मन में तो हेलेना के प्रति प्रेम एवं सम्मान है। एक भयानक स्वप्न हर्मिया की नींद भंग कर देता है। वह स्वप्न देखती है कि उसके सीने पर एक सांप रेंग रहा है। सहायता करने के स्थान पर लिसेंडर मुस्कुरा रहा है। आंखें खोलने पर वह पाती है कि लिसेंडर वहां पर नहीं है। वह लिसेंडर की खोज करने लगती है। धन्यवाद। एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में आप सबका स्वागत है। जंगल में टिटेनिया सोई हुई है। वह इस तथ्य से अनजान है कि थोड़ी ही दूर पर नाटक का अभ्यास करने के लिए क्वींस, स्नग बॉटम तथा स्टारवेलिंग आए हुए हैं। क्वींस के अनुसार नाटक का अभ्यास करने के लिए यह स्थान उपयुक्त है। हरा मैदान रंगमंच का कार्य करेगा। बॉटम चेतावनी देता है कि जब नाटक में पायरमस आत्महत्या के लिए तलवार निकालेगा तो दर्शक महिलाएं विचलित हो जाएंगी। इस स्थिति से बचने के लिए उसे पहले एक भाषण देना चाहिए कि वास्तव में पायरमस नहीं मरेगा। इससे महिलाओं का भय दूर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त महिलाओं के सामने शेर उपस्थित करने का विचार भी अत्यधिक भयानक है। स्नाउट सुझाव देता है कि एक भाषण में यह भी बताया जाना चाहिए कि शेर वास्तव में शेर नहीं है। बॉटम सुझाव देता है कि स्नग को अपना नाम बता देना चाहिए और उसका आधा चेहरा भी खुला रहना चाहिए। उसे महिलाओं से निवेदन करना चाहिए कि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वह तो एक बढ़ई है। क्वींस को यह विचार पसंद आता है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि कमरे में चांदनी किस प्रकार प्रस्तुत की जाएगी, क्योंकि कहानी के अनुसार पायरमस तथा थिस्बी चांदनी रात में मिलना है। क्वींस सुझाव देता है कि एक आदमी कटीली झाड़ी तथा लालटेन लेकर प्रवेश करे और यह बताए कि वह चांदनी का प्रतीक है। एक समस्या यह भी है कि वहाँ पर दीवार कैसे प्रस्तुत की जाएगी, क्योंकि पायरमस तथा थिस्बी को दीवार के एक सुराख से बातचीत करनी है। बॉटम सुझाव देता है कि एक आदमी थोड़ा सा प्लास्टर लगाकर वहाँ खड़ा हो जाए और बता दे कि वह दीवार है। उसकी अंगुलियों के बीच से पायरमस तथा थिस्बी फुसफुसाकर बातचीत कर सकते हैं। पक वहाँ प्रवेश करता है और इन साधारण लोगों को नाटक का अभ्यास करते हुए देखता है। थोड़ी देर बाद वह लौटता है। बॉटम उसके साथ है, किंतु उसके सिर के स्थान पर गधे का सिर लगा है। गधे के सिर वाले बॉटम को देखकर सभी भाग जाते हैं। बॉटम उनसे भागने का कारण पूछता है। वह सोचता है कि ये लोग उसे डराना चाहते हैं। स्नाउट चेतावनी देता है कि बॉटम बहुत बदल गया है। क्वींस उसकी बात दोहराता है। बॉटम सोचता है कि ये सभी मिलकर उसे मूर्ख बना रहे हैं। यह दिखाने के लिए वह भयभीत नहीं है, बॉटम गाते हुए टहलने लगता है। उसका गीत टिटेनिया आंखें खोलती है। उसका गीत सुनकर टिटेनिया आंखें खोलती है। वह कहती है कि कोई देवदूत उसको जगा रहा है। वह उसे पुनः गाने के लिए कहती है। फूल के रस के प्रभाव के कारण वह गधे के सिर वाले बॉटम से प्रेम करने लगती है। वह दावा करती है कि बॉटम बुद्धिमान एवं सुंदर है। बॉटम की सेवा करने के लिए वह परियों को आवाज़ देती है। धन्यवाद। एक्ट थर्ड सीन सेकंड में आप सबका स्वागत है। जंगल के दूसरे भाग में ओबेरॉन बताता है कि उसकी मालकिन एक जानवर से प्रेम कर रही है। वह बताता है कि किस प्रकार बॉटम के सिर पर गधे का सिर लगाकर वह उसे सोती हुई टिटेनिया के पास ले आया। जगते ही टिटेनिया बॉटम से प्रेम करने लगी। ओबेरॉन
पक के कार्य की प्रशंसा करता है और पूछता है कि क्या उसने एथेंस के युवक की आंखों में रस डाल दिया है। पक सकारात्मक उत्तर देता है। डेमेट्रियस तथा हर्मिया को देखकर ओबेरॉन टिप्पणी करता है कि वह युवक तो वही है। पक टिप्पणी करता है कि यह स्त्री वही है किंतु पुरुष वह नहीं है। हर्मिया डेमेट्रियस पर आरोप लगाती है कि उसने सोते हुए लिसेंडर की हत्या कर दी है। डेमेट्रियस दावा करता है कि वह तो लिसेंडर के कंकाल को भेड़ियों को खिलाना चाहता है। हर्मिया उसे बुरा भला कहती है। डेमेट्रियस कहता है कि उसने लिसेंडर की हत्या नहीं की है। हर्मिया यह कहकर चली जाती कि वह कभी डेमेट्रियस का मुंह नहीं देखेगी। निराश डेमेट्रियस लेट जाता है। ओबेरॉन पक को उसकी गलती के लिए फटकारता है। लगता है पक ने किसी सच्चे प्रेमी की आंखों में वह रस डाल दिया है। अब वह सच्चा प्रेमी अपने प्रेम से भटक गया है और झूठा प्रेमी सच्चा नहीं बना है। वह पक को आदेश देता है कि जंगल से ढूंढकर वह हेलेना को वहां पर लाए ताकि ओबेरॉन डेमेट्रियस की आंखों पर जादू कर सके। ओबेरॉन देखता है कि लिसेंडर एवं हेलेना जोर जोर से झगड़ रहे हैं। वह पक से एक तरफ खड़े होने के लिए कहता है। उनके शोर से डेमेट्रियस जग सकता है। लिसेंडर हेलेना को विश्वास दिलाता है कि वह वास्तव में उससे प्रेम करता है। हेलेना उसकी धूर्तता के लिए उसे फटकारती है। वह तो हर्मिया से प्रेम करता है, क्या वह हेलेना के लिए हर्मिया को त्याग देगा? लिसेंडर दावा करता है कि जब वह हर्मिया से प्रेम करता था उसमें बुद्धि की कमी थी। हर्मिया से तो डेमेट्रियस प्रेम करता है। डेमेट्रियस जगने पर दावा करता है कि हेलेना तो एक देवी या परी के समान सुंदर है। उसकी आंखें एक मणि के समान स्पष्ट हैं। उसके होंठ चेरी के समान है। जब वह अपना हाथ ऊपर करती है तो पहाड़ों की बर्फ कौवे जैसे काली लगने लगती है। वह तो प्रेम से हेलेना का गोरा हाथ चूमना चाहता है। हेलेना भयभीत होती है कि वे दोनों पुरुष उसका उपहास करके मनोरंजन कर रहे हैं। हृदय से वह दोनों उससे घृणा करते हैं। वे दोनों तो हर्मिया के प्रेम के प्रतिद्वंदी हैं। लिसेंडर डेमेट्रियस से कहता है कि हर्मिया से वह प्रेम कर सकता है जब उसे हेलेना लिसेंडर के लिए छोड़ देनी चाहिए। डेमेट्रियस कहता है कि हर्मिया को लिसेंडर अपने पास रखे और हेलेना उसके लिए छोड़ दे। वह केवल हेलेना से प्रेम करता है। जब हर्मिया दावा करती है कि वह लिसेंडर से प्रेम करती है तो लिसेंडर कहता है कि उसे हेलेना से प्रेम है। हर्मिया आरोप लगाती है कि लिसेंडर अपने मन की बात छिपा रहा है। हेलेना आरोप लगाती है कि वह दोनों उसका अपमान कर रहे हैं। भयानक भ्रांत से भरे हुए सभी अलग अलग हो जाते हैं। इस भ्रांति के लिए ओबेरॉन पक को जिम्मेदार ठहराता है। पक कहता है कि एथेंस की वेशभूषा दोनों युवकों ने पहन रखी है, इसलिए उसे धोखा हुआ है। ओबेरॉन कहता है कि ये प्रेमी किसी स्थान पर लड़ने के लिए गए हैं। पक को चाहिए कि वह दिन को रात में बदल दे जिससे कि ये लोग सो जाएं। फिर संभाल कर रस इनकी आंखों में इस प्रकार डाले कि यह झगड़ा समाप्त हो जाए। जब तक रानी को देखने जाएगा और उसे भारतीय बच्चा वापस मांगेगा, वह उसकी आंखों से जादू का प्रभाव समाप्त कर देगा और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। पक गीत गाता है कि वह प्रेमियों को इधर से उधर भटकाएगा। डेमेट्रियस की तलाश में लिसेंडर आता है। पक उसे मैदान की तरफ भेज देता है। लिसेंडर पक की आवाज़ का पीछा करता है। डेमेट्रियस लिसेंडर की तलाश में है। पक उसे भी मूर्ख बनाता है और वह पक की आवाज़ का पीछा करता है। थका हुआ लिसेंडर आता है और सो जाता है। डेमेट्रियस भी थका हुआ है। वह लेटता है और सो जाता है। हेलेना आती है और सोने का निर्णय करती है। हर्मिया आती है। वह थकी हुई है। वह लेटती है और सो जाती है। पक लिसेंडर की आंखों में रस डालता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। एक्ट 4 सीन 1 में आप सबका स्वागत है। दृश्य का प्रारंभ जंगल में होता है। लिसेंडर, डेमेट्रियस, हेलेना तथा हर्मिया सोए हुए हैं। टिटेनिया गधे के सिर वाले बॉटम को फूलों की सेज पर बैठने के लिए कहती है। वह उसके सुंदर गालों से प्रेम करना चाहती है और उसके सिर में कस्तूरी गुलाब लगाती है। प्रसन्न होकर वह उसके लंबे कान चूमना चाहती है। बॉटम ब्लूसम नामक परी से अपना सिर खुजवाता है। टिटेनिया उसे सोने के लिए कहती है और अपनी बाहों में उस पर पंखा झलती है। वह उससे बहुत अधिक प्रेम होने का दावा करती है। वे सो जाते हैं और ओबेरॉन टिटेनिया की आंखों से जादू का प्रभाव समाप्त करने का निर्णय करता है। वह पक से बॉटम को सामान्य बनाने के लिए कहता है। ओबेरॉन टिटेनिया की आंखें छूकर उसे सामान्य बना देता है।
वह टिटेनिया को जगाता है। टिटेनिया शिकायत करती है कि उसने एक भयानक स्वप्न देखा है कि वह एक गधे से प्रेम कर रही है। ओबेरॉन बॉटम की तरफ संकेत करके बताता है कि टिटेनिया किससे प्रेम कर रही थी। ओबेरॉन बॉटम टिटेनिया पूछती है कि यह विचित्र घटना कैसे हुई। वह बॉटम की ओर घृणा से देखती है। ओबेरॉन पक्ष से कहता है कि वह बॉटम का सिर उठाकर ले जाए। टिटेनिया जानना चाहती है कि वह मनुष्यों के साथ धरती पर सोई हुई क्यों मिली है। थीसियस वनवासियों से कहता है कि अब उनका कार्य समाप्त हो गया है। वह हिप्पोलिटा से जानवरों का संगीत सुनने के लिए कहता है। वह स्वीकार करता है कि उसने इतना मधुर संगीत इससे पहले कभी नहीं सुना। तभी थीसियस संकेत करता है कि कुछ लोग एक स्थान पर सो रहे हैं। एजियस दावा करता है कि उसकी पुत्री वहां पर सो रही है। लिसेंडर, डेमेट्रियस तथा हेलेना भी वहीं पर सो रहे हैं। वह नहीं जानता कि वे सभी वहां पर कैसे एकत्रित हो गए हैं। थीसियस याद दिलाता है कि हर्मिया को आज अपने चुनाव का उत्तर देना है। वह पिता की आज्ञा मानती है अथवा नन के रूप में जीवन बिताती है। थीसियस शिकारियों से कहता है कि वे बिगुल बजाकर इन लोगों को जगाएं। वे सभी जगकर राजा को नमस्कार करते हैं। राजा उनसे पूछता है कि अपनी शत्रुता भूलकर वे एक साथ कैसे सो रहे हैं। लिसेंडर बताता है कि वह हर्मिया के साथ वहां पर आया था। एथेंस के कानून से बचने के लिए उन्होंने एथेंस त्यागने का निर्णय लिया था। डेमेट्रियस बताता है कि हेलेना ने उसे इन दोनों के भागने के बारे में बताया था। गुस्से में वह इनका पीछा कर रहा था और हेलेना उसका पीछा कर रही थी। किसी अनजानी ताकत के प्रभाव से हर्मिया के प्रति उसका प्रेम बर्फ की तरह पिघल गया। अब वह हेलेना से प्रेम करता है। थीसियस प्रेमियों का स्वागत करता है और एजियस को आदेश देता है कि वह इन सभी को लेकर मंदिर में आए, जहां पर थीसियस तथा हिप्पोलिटा के साथ उनका भी विवाह करवाया जाएगा। डेमेट्रियस स्वीकार करता है कि यह सब कुछ अत्यंत भ्रामक प्रतीत होता है। हर्मिया, हेलेना तथा लिसेंडर भी एक ही ऐसा ही महसूस करते हैं। बॉटम जागते हुए चिल्लाता है कि अपनी बारी आने पर वह उत्तर देगा। उसने एक विचित्र स्वप्न देखा है जिसे समझना मनुष्यों के बुद्धि के परे है। किंतु इसे बॉटम का स्वप्न कहा जा सकता है क्योंकि इस स्वप्न की कोई था नहीं है और नाटक की समाप्ति पर ड्यूक के सामने वह इसे प्रस्तुत करेगा। धन्यवाद। एक्ट 4 सीन 2 में आप सबका स्वागत है। दृश्य का प्रारंभ एथेंस में क्वींस के मकान में होता है। खुद पूछता है कि क्या बॉटम के घर किसी को भेजा गया है। स्नग सूचना देता है कि ड्यूक मंदिर से आ रहा है। उसके साथ 2 या 3 विवाहित जोड़े भी हैं। तभी बॉटम आकर शेष लोगों के बारे में पूछता है। क्वींस उसका स्वागत करता है। बॉटम अपने बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देता है और नाटक की तैयारी के लिए कहता है। धन्यवाद। एक्ट 5 सीन 1 में आप सबका स्वागत है। दृश्य का प्रारंभ एथेंस में थीसियस के राजमहल में होता है। हिप्पोलिटा कहती है कि प्रेमियों के द्वारा सुनाई गई कहानी विचित्र है। थीसियस कहता है कि यह इतनी अधिक विचित्र है कि इसे सत्य मानना कठिन लगता है। वह कभी इस प्रकार की विचित्र कहानियों एवं परी कथाओं पर विश्वास नहीं करता, लेकिन प्रेमियों एवं पागलों का दिमाग इतना अधिक रचनात्मक होता है और इस प्रकार की काल्पनिक बातें प्रस्तुत करता है कि विवेक उन्हें मानने से इनकार कर देता है। पागल, प्रेमी और कवि इतनी अधिक कल्पना से प्रभावित होते हैं कि एक को इतने अधिक भूत प्रेत दिखाई देते हैं जितने कि पूरे नरक में भी नहीं होंगे। यह स्थिति एक पागल की होती है। प्रेमी भी कुछ कम कल्पनाशील नहीं होता, क्योंकि उसे मिस्र की एक काली कलूटी महिला में हेलेन की सुंदरता दिखाई देती है। कवि की आंख तो धरती से आकाश तक पल भर में घूम जाती है और केवल आश्चर्यजनक घटनाओं को ही देखती है। इस कल्पना के आधार पर वह उन वस्तुओं को भी देख लेता है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। कवि को लेखनी अवास्तविक वस्तुओं को एक आकार दे देती है और काल्पनिक स्थान को नाम दे देती है। हिप्पोलिटा टिप्पणी करती है कि आज रात की कहानी विचित्र एवं प्रशंसनीय है। थीसियस प्रेमियों का स्वागत करता है और पूछता है कि क्या नाटक का मंचन नहीं होगा। फिलोस्ट्रेट सूचना देता है कि नाटक बहुत छोटा है क्योंकि पायरमस आत्महत्या कर लेता है। इसका मंचन एथेंस के मेहनतकश लोग करेंगे। थीसियस इसका स्वागत करता है। प्रस्तावना प्रस्तुत करने के लिए क्वींस प्रवेश करता है और स्पष्ट कर देता है कि उनके नाटक से यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो यह उनके द्वारा की गई अनजाने में हुई गलती है। वे तो केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं।
लोगों का मनोरंजन करके उनकी संतुष्टि होगी। लिसेंडर कहता है कि यह तो एक घोड़े की तरह पढ़ रहा है, किंतु बातें सत्य बोल रहा है। हिप्पोलिटा को यह सब बचकाना लगता है। थीसियस कहता है कि सब कुछ अव्यवस्थित है। क्वींस कहता है कि दर्शक इस नाटक पर आश्चर्य कर सकते हैं, जब तक कोई सत्य सार्वजनिक न हो जाए सभी को आश्चर्य होता है। मंच पर उपस्थित युवक पायरमस तथा सुंदर युवती थिस्बी है। वह व्यक्ति जिसके शरीर पर प्लास्टर लगा है दीवार का प्रतिनिधि है। यह वह भद्दी दीवार है जो प्रेमियों के मिलने में बाधक है, किंतु दीवार के सुराग से वे दोनों धीमे धीमे बात करते हैं। एक अन्य पुरुष जिसके पास कटीली झाड़ी, लालटेन एवं कुत्ता है, चांदनी का प्रतीक है। नायनस के मकबरे पर ये प्रेमी प्रेम करने के लिए मिलते हैं। शेर रात्रि में पहले थिस्बी को डराने आता है। जब वह भागती है उसका रुमाल गिर जाता है, जिससे खून से सने मुंह में शेर उठा लेता है। इस तरह रुमाल पर खून लग जाता है। जब पायरमस आता है उसे थिस्बी के स्थान पर उसका रक्तरंजित रुमाल मिलता है। वह सोचता है कि शेर ने थिस्बी को मार दिया है। पायरमस अपने छुरे से आत्महत्या कर लेता है। थिस्बी जब लौट कर आती है और पायरमस को मरा हुआ पाती है, वह पायरमस के छुरे से आत्महत्या कर लेती है। थीसियस आश्चर्य करता है कि क्या शेर भी बोल सकता है। डेमेट्रियस कहता है कि जब बहुत से गधे बोल सकते हैं तो शेर क्यों नहीं बोल सकता। स्नाउट दावा करता है कि वह एक दीवार के रूप में खड़ा है। इस दीवार में एक सुराख है जिससे पायरमस एवं थिस्बी प्राय गुप्त रूप से बात करते हैं। स्नाउट के शरीर पर लगा हुआ चूना एवं पत्थर उसे दीवार के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। इसके सुराग से भयभीत प्रेमी बातें करते हैं। थीसियस संकेत करता है कि पायरमस दीवार के पास आ रहा है। अंधेरी रात को संबोधित करते हुए पायरमस कहता है कि शायद उसकी प्रेमिका थिस्बी यहाँ आने का अपना वादा भूल गई है। वह उस दीवार को संबोधित करता है जो उसके और थिस्बी के मकान के बीच में बाधक है। इसके सुराग से जब उसे थिस्बी दिखाई नहीं देती है तो वह दीवार को कोसता है। थीसियस टिप्पणी करता है कि यह दीवार तो जीवित है। पायरमस के आरोप का उत्तर इसे देना चाहिए। पायरमस संकेत करता है कि अब थिस्बी आने वाली है और वह उसे सुराग से देखेगा। थिस्बी आकर दीवार को संबोधित करती है कि यह उसके एवं पायरमस के बीच में बाधक है। दीवार के पत्थरों को उसने कई बार अपने सुंदर होठों से चूमा है। पायरमस कहता है कि उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वह सुराग से थिस्बी को देखना चाहता है। वह थिस्बी को आवाज़ लगाता है। थिस्बी कहती है कि उसका प्रेमी उसे बुला रहा है। वह दावा करती है कि वह हेलेन की तरह वफादार है। पायरमस दावा करता है कि कैफुलस प्रोकस के प्रति उतना वफादार नहीं था जितना कि वह थिस्बी के प्रति है। थिस्बी दावा करती है कि कैफुलस प्रोकस के प्रति वफादार था और वह पायरमस के प्रति वफादार है। पायरमस थिस्बी से दीवार के सुराग के माध्यम से चुंबन लेने के लिए कहता है। थिस्बी कहती है कि वह केवल दीवार का स्पर्श कर सकती है। पायरमस उसे गिन्नी के मकबरे पर मिलने के लिए कहता है। थिस्बी वहां पर तुरंत पहुंचने का वादा करती है। दीवार कहती है कि अब उसकी भूमिका समाप्त हो गई है और वह चली जाती है। थीसियस आशा करता है कि दोनों पड़ोसियों के लिए एक ही चांद एवं चांदनी काम करते रहेंगे। शेर महिलाओं को संबोधित करता है कि उनके हृदय तो चूहों को देखकर भी डर जाते हैं, अतः शेर की दहाड़ से उन्हें विचलित करेगी, किंतु उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि शेर की भूमिका में वह स्नग बढ़ई है। थीसियस कहता है कि जानवर तो बहुत सज्जन है। चांदनी कहती है कि लालटेन चांद का प्रतीक है। हिप्पोलिटा कहती है कि शायद चांदनी चांद से उग गई है। थिस्बी आती है और कहती है कि यह पुराना निन्नी का मकबरा है, किंतु पायरमस यहाँ पर मौजूद नहीं है। तभी शेर दहाड़ता है। इसे सुनकर थिस्बी भागती है। डेमेट्रियस शेर की प्रशंसा करता है, शेर की दहाड़ की प्रशंसा करता है। थीसियस थिस्बी के भागने की प्रशंसा करता है। हिप्पोलिटा चांद के चमकने की प्रशंसा करती है। शेर थिस्बी का रुमाल फाड़ देता है और चल देता है। पायरमस चांद को उसकी किरणों के लिए धन्यवाद देता है। थिस्बी का रक्तरंजित रुमाल देखकर उसे धक्का लगता है। वह छुरे से आत्महत्या कर लेता है। थीसियस कहता है कि अभी कोई डॉक्टर इसे ठीक कर देगा और यह गधा सिद्ध होगा। हिप्पोलिटा कहती है कि चांदनी तो थिस्बी के आने से पहले ही चली गई। थिस्बी आकर पूछती है कि क्या पायरमस सो रहा है। उसे मरा देखकर वह आहत होती है और आत्महत्या कर लेती है।
थीसियस कहता है कि चांदनी और शेर मिलकर इन्हें दफनाएंगे। डेमेट्रियस कहता है कि दीवार भी इनका सहयोग करेगी। धन्यवाद। एक्ट 5 सीन सेकंड। पंख यहाँ झाड़न के लिए आता है और कहता है कि भूखा शेर दहाड़ रहा है और भेड़िए चांद की ओर देखकर चिल्ला रहे हैं। उसे दरवाजे की धूल साफ करने के लिए भेजा गया है। ओबेरॉन तथा टिटेनिया सेवकों के साथ प्रवेश करते हैं। पग दावा करता है कि यदि इन पात्रों ने किसी प्रकार उनको आहत किया हो तो उनको मान लेना चाहिए कि वे यहाँ से सो गए थे और नींद में उन्होंने एक स्वप्न देखा था।